हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स की पांचाल। बच्चों, आज हमारी सेकंड क्लास होगी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। आपको अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा, जिसमें बच्चों दे रखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी है पोलिनोमियल की, ठीक है, जिसमें हमारा जो पोलिनोमियल है बच्चों ये 4 दे रखी है, वो ए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 6 है बच्चों, ठीक है। अब हमने इस तरीके से तो पोलिनोमियल पढ़ रखा है अपना, जिसमें हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा इस फॉर्म में पहली बार देखने को मिला है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट होगा इनके पोलिनोमियल के जीरोज का, वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बच्चों इस फॉर्म का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर्म का, वो होता है बच्चों अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड में। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि -6 डिवाइड होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि ए से, और जो प्रोडक्ट दे रखी है वो है आपके पास में 4। तो 4a इज इक्वल्स टू प्लस के 6, a इज इक्वल्स टू 6/4, 2 3 6 2/4। तो a बराबर होगा हमारा 3/2 के, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें, ये तो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यदि हमारा सम ऑफ जीरोज पूछता तो वो क्या होता, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको पता हो तो आप कमेंट कर देना, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें, ध्यान से देखो। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 20 सेंटीमीटर। इसमें काफी बच्चे इसको गलत करके आते हैं, पता तो होता है कि कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको समझना पड़ेगा। इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 20 सेंटीमीटर। बच्चों, ये हमारा सर्किल है जिसकी सर्कमफ्रेंस होती है हमारी 2πr, ठीक है। मान लीजिए इसकी सर्कमफ्रेंस है 60, तो 2πr किसके बराबर होगा, 60 के, होगा नहीं होगा, जरूर होगा। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि जो सर्कमफ्रेंस है क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस, क्या मतलब है, सर्किल का चौथाई भाग, सर्कल का चौथाई भाग हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। सर्कल का चौथाई भाग हमारा क्या कहलाता है बच्चों, क्वाड्रेंट, यानी कि ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि 2πr/4 दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वे लिख कर आते हैं 2πr इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि वे पूरी सर्किल की सर्कमफ्रेंस को 20 सेंटीमीटर मानते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है। आप भी एक बार ध्यान से पढ़ो, देखो इसमें क्लियर दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 20 सेंटीमीटर। इसमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, जिसमें क्वाड्रेंट की ही सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर लोगे, क्या यहाँ से r आएगी, और जब इसका एरिया निकालोगे क्वाड्रेंट का, कैसा आएगा बच्चों, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा। चलो, सर्कल का एरिया कैसे निकलते हैं बच्चों, πr² अपॉन 360 और इंटू थीटा, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये हमारा जनरल स्टेटमेंट होता है सर्किल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए हमें पूरे सर्किल का एरिया निकालना है, तो थीटा हमारा कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री बच्चों। 360 से 360 जाएगा तो कितना आएगा, हम πr²। तो नॉर्मली हम याद रखते हैं कि सर्किल का एरिया हमारा πr² होता है, ठीक है। यदि हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो तो कैसा बचा पता लगेगा हमें, 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री,
90 से 4 बारीकी में जाएगा तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, 1/4 पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो जो क्वाड्रेंट का एरिया आएगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा क्या। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपकी आर आएगी, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करना, सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है यानी कि 1/4 हिस्सा, उसका एरिया आ जाएगा क्या, ठीक है। याद रखना, इस तरीके से हम इसको इस सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो। इसमें एलसीएम का दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, एलसीएम का। आपको अपने बोर्ड एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन पता होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं बनेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। इसमें दे रखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ, बच्चों हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ का, क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो। एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट होता है हमारा किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर। एक बार ध्यान से पढ़ो, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। क्या आपको पता है क्या, ठीक है। ये जो एलसीएम होगा ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा, ये जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों नंबर्स के बराबर, इन दोनों नंबर्स का होगा, होगा नहीं होगा, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 4 पैरामीटर है क्या, 1 2 3 4, कोई 3 देगा, चौथा आपसे पूछ लेगा, ठीक है। हम निकाल सकते हैं क्या, हम अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसमें बच्चों क्या दे रखा है, हमारे पास में एलसीएम है, एलसीएम हमें निकालना है। हमारे पास में डिफिकल्ट नंबर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से 2 × 3 स्क्वायर × 5, और दूसरा नंबर है हमारे पास में 2 स्क्वायर × 3 × 5 की क्यूब। इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है बच्चों। अब ध्यान से देखो किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहली बात, एलसीएम क्या होता है हमारा, ध्यान से समझो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है लेकिन अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। एलसीएम और एचसीएफ, मान लीजिए हमारे पास में 2 नंबर है 2 और 8, इनका हमें एलसीएम निकालने को बोल दिया और इनका हमें एचसीएफ निकालने को बोल दिया। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में वो नंबर, यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सके, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सके। तो 8 एक ऐसा नंबर है क्या जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, क्योंकि 2 चौका 8 और 8 एकम 8, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। आई रिपीट, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। क्या 2 2 को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, क्या 2 8 को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी अपना कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। एलसीएम हमारा वो नंबर होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा वो नंबर आएगा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सके, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों, यदि हमारे पास में कुछ इस तरीके से डिजिट आती है तो हम एलसीएम यदि हमें निकालना होता है ऐसे नंबर्स का, तो हम उनकी हाईएस्ट पावर को इंक्लूड करते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स की हाईएस्ट पावर को इंक्लूड करते हैं, तो हमारा यहाँ पर आसानी से एलसीएम आ जाएगा। कैसे, दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ बच्चों में ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर को इंक्लूड करना है। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, 5 की पावर 3। तो ये तो हो गया बच्चों आपका एलसीएम। यदि यहीं पर एग्जामिनर हमें एचसीएफ पूछते हैं, हालांकि उसमें यहाँ पर एचसीएफ नहीं पूछ रखा है, तो एचसीएफ भी निकालने को यदि हमें मिलता है तो क्या होगा, मैंने आपको बताया है एचसीएफ वो बड़ी से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो इसमें हमें छोटी पावर को लेना होता है। एलसीएम में हम बड़ी पावर लेते हैं, एचसीएफ में हम छोटी पावर को लेते हैं। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में छोटी पावर कौन सी है, ये वाली,
कुछ इसी तरीके से 3 आएगा, कुछ इसी तरीके से 5 आएगा। तो ये तो हमारा HCF होगा, ये हमारा LCM होगा। तो इस तरीके से आप इन सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बड़ा ही अच्छा सवाल है और इस तरीके से आपका सवाल जरूर आएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखो, आपका मीन, मीडियन और मोड के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको याद रखो। फिर आपको कुछ भी निकालने को मिले, ठीक है, आप निकाल लोगे। और एक सवाल इसमें से जरूर बनता है 1 नंबर में, याद रखो क्या बनता है हमारा एक स्टेटमेंट इन तीनों के बीच का। मोड बराबर होता है बच्चों 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। ठीक है, यानी कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। अब हमें मीन दे, मीडियन दे, मोड निकालने को बोले, मोड निकाल सकते हैं क्या? यानी कि हमारे पास में 3 पैरामीटर है, कोई 2 देगा, तीसरा हमें निकालने को बोल सकते हैं क्या? हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यदि मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और हमारा चैनल भी आगे जाएगा। लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो। ठीक है, अब आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है और आपके बुक में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हालांकि ये एक बार भी आपका प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपकी बुक में ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन दे रखा है। इसका, इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा सॉल्यूशन दे रखा है। यदि हम इसको आसानी से, अपनी सारी आइडेंटिटी पता है हमें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है हमें, तो इसका छोटा सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो कैसे इसका छोटा सॉल्यूशन होगा उसको देखते हैं हम। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन है 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए बच्चों, और डिवाइड में दे रखा है सेक क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए। ठीक है, और आपको प्रूव करना है ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की प्रोडक्ट के बराबर। अब देखो बच्चों, यदि हमें इस तरीके का क्वेश्चन प्रूव करने को बोले तो हम उसको एलएचएस से भी सोल्व कर सकते हैं और हमारा आरएचएस से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हमें ज्यादा डाटा गिवन होगा वहां से चलने पर, ठीक है, ज्यादा आसानी रहती है, क्योंकि हमारा स्टेप बाय स्टेप वो होता चला जाता है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर की प्रोडक्ट है, तो इससे हम ज्यादा कुछ आगे नहीं चल सकते, तो हम यहाँ पर एलएचएस से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसके एलएचएस से शुरुआत करेंगे। दूसरा पेन यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए साइन ए माइनस कोस ए सेक क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए। यदि हम इसको चेंज करते हैं तो कोस ए अपॉन साइन ए में जाएगा, नहीं जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए में जाएगा। ठीक है, ये हमारा साइन ए कोस ए में है, ये भी साइन में है, ये भी साइन कोस ए में है। ठीक है, अब ये हमारा अलग दे रखा है सेक क्यूब ए और कोसेक क्यूब ए। यदि हम इसको चेंज करते हैं कोस और साइन में तो आसानी से हमारा क्वेश्चन आगे जा सकता है। हालांकि ये आपकी बुक में इस तरीके से आगे बढ़ा रखा है सेक और कोसेक से ही। ठीक है, तो ज्यादा लेंथी पड़ जाता है। यहीं पर हम इसको चेंज कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हमारा सेक जो है वो 1 अपॉन कोस के बराबर है क्या? ठीक है, ये हमारी टी रेशियोज है ना, अच्छे से पढ़ो, जब भी मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकली यूज किया करो। जो हमारा कोसेक है वो 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है क्या? 1 अपॉन साइन थीटा के, यानी कि साइन एंगल के। ठीक है बच्चों, चलो अब यहीं पर हम इसको चेंज कर लेंगे। कैसे? सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कोस क्यूब ए माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब ए। अब साइन ऊपर जाएगा जब इनका एलसीएम लेंगे, और कोस क्यूब ए नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। तो कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे? ध्यान से देखो, इसको रफ कर देता हूं और हमारे पास में क्या आएगा? साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए अपॉन साइन क्यूब ए और कोस क्यूब ए। कुछ इस तरीके से बनेगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो।
अब हमारी एक प्रॉपर्टी आती है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। कौन सी प्रॉपर्टी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अच्छे से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा ए बी। अब आपको क्या बताना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? इसको कमेंट करो। यदि आपको पता है तो कमेंट करो, क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर। यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज होगी, आगे कोई क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जहां पर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आइडेंटिटी को यूज करके आगे बढ़ना हो। ठीक है, चलो यहां पर हम इसको चेंज कर लेंगे। इसका इंक निकल गया। 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, ये आगे ऐसे कैसे ही रहेगा, क्योंकि हम इसको आगे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अपॉन, जब हम इसको आइडेंटिटी में खोलेंगे तो कैसा आएगा बच्चों? साइन ए माइनस कोस ए, आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है, अब ये हमारा केवल 3 स्टेप का सॉल्यूशन बन गया बच्चों, ध्यान से देखना। साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कट हो जाएगा क्या? चलो इसको रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इतना गया? गया नहीं गया? गया। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो साइन ए कोस ए बन जाएगा क्या? यहाँ पर देखो, साइन ए कोस ए। ठीक है, ये हमारा प्लस का साइन था क्या? चलो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा जब इसका पूरा का एलसीएम लेंगे? साइन ए कोस ए। ये हमारा कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। बन जाएगा क्या बच्चों? ठीक है, अब हमारा इतना बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन ए कोस ए, और नीचे हमारा क्या बचा था? साइन क्यूब ए और कोस क्यूब ए। बचा नहीं बचा बच्चों? बचा। ठीक है, साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। चलो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, ऊपर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई। क्या हम इस तरीके से याद रखते हैं इनको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैसे करेंगे? यहाँ पर तो हमारा साइन ए कोस ए आएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये ऊपर जाएगा तो साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आ रहा है क्या तुमको समझ में? ये साइन क्यूब ए कोस क्यूब ए है। ठीक है, चलो साइन ए कोस ए प्लस 1, साइन ए कोस ए प्लस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या देगा? 1 देगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? 1। ये गया क्या? अब हमारा क्या बचा? साइन क्यूब ए कोस क्यूब ए अपॉन साइन ए कोस ए। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं साइन ए कोस ए, तो हमारा अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। बचेगा नहीं बचेगा बच्चों? बचेगा। नीचे हमारा क्या आएगा? साइन ए कोस ए। इससे ये जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया क्या? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए यहाँ पर था, वो रब कर दिया मैंने, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए जो हमें प्रूफ करना था, इस तरीके से हमारा इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारे एक सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। अपना प्रीवियस क्वेश्चन में आया है ये, और ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखो इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर आपका सोल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, इसमें दे रखा है बच्चों, हमारे पास में 2 ट्रायंगल हैं,
नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर है आपका। और दूसरा ट्रायंगल है ये DEF, इसमें दे रखा है ये हमारा 5.5 है और ये हमारा 11 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसका पेरीमीटर हमारे पास में 70 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। ठीक है, चलिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, यदि हमारे पास में कोई भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF हमारा, यदि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो एक दूसरे की साइड के रेशियो के बराबर होता है क्या? कैसे? AB अपॉन DE का रेशियो वही होगा जो BC अपॉन EF का रेशियो होगा, जो AC अपॉन DF का रेशियो हो गया। आई रिपीट, AB अपॉन DE का रेशियो वही होगा जो BC अपॉन EF का होगा, जो AC अपॉन DF का होगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको इतना समझ में आया क्या? ये हमने पहले से ही पढ़ रखा है। अब मैंने एक और बताया था और आपके 6-7 थ्योरम बन जाती है कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बराबर होगा। आई रिपीट, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल की साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। आई रिपीट, इन दोनों ट्रायंगल के साइड की स्क्वायर के रेशियो के बराबर। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा रेशियो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। कुछ इस तरीके से जो हमने इसकी 6-7 थ्योरम हमारी बनती है, वहां से हमने ये प्रूफ सीखा था, वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था। ठीक है, अब यहीं पर हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं रुकता। यदि हमारा एल्टीट्यूड दे रखा है, उसकी भी रेशियो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा इनका एरिया। यदि यहाँ पर हमारा एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो भी इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। परपेंडिकुलर दे रखा है तो भी इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। हाइट दे रखा है तो भी इनकी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। और आपका मीडियम दे रखा है तो भी इनकी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अब यहीं पर हमारा एक पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट बन जाता है। कैसे? इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो वो बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल की रेशियो, इन दोनों ट्रायंगल की साइड के रेशियो के बराबर। आई रिपीट, इन दोनों ट्रायंगल की साइड के रेशियो के बराबर। ठीक है, चाहे हमारा वो साइड का हो, ये वाली साइड का हो, ये वाली साइड का हो, इन दोनों का हो, इनके एल्टीट्यूड का हो, इनके परपेंडिकुलर का हो, इनके हाइट का हो, इनके मीडियन का हो, इनके एंगल बाइसेक्टर का हो, या अपना कुछ भी मान सकते हो, अपने मीडियन का भी हो सकता है। कैसे? यहाँ पर तो स्क्वायर का था इनका एरिया, यहाँ का इनका पेरीमीटर इनके सिंपल साइड के रेशियो के बराबर होगा। आपकी साइड हो सकती है, आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है, हाइट हो सकती है, मीडियन हो सकती है, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, आपका एल्टीट्यूड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका साइड के रेशियो के बराबर दे रखा है। ठीक है, साइड का रेशियो दे रखा है 5.5 और 11, तो इनका पेरीमीटर भी 5.5 और 11 के बराबर होगा। 5.5 और 11 की रेशियो के बराबर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? 70। हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ DEF ट्रायंगल 5.5 और 11, 11×5 = 55, यहाँ पर 10, 5 दूनी 10, 2 70 140, तो इनका पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का? 140। ठीक है बच्चों, 140। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को करके आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यदि बच्चा आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, इसी तरीके से हमारे चैनल पर सारे इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियोज आती रहेगी, ताकि हमारा स्कोर एक अच्छा हो सके, हम अपने स्कोर को 70+ कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।